हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, मतलब रॉलेट एक्ट भारत में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, और साथ साथ हम पढ़ेंगे जलियनवाला बाग मैसेक्योर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी थे उनके जो बैक टू बैक सत्याग्रह थे वो सक्सेस मिल जाती है। अब इसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिशर रहते हैं वो क्या करते हैं, एक एक्ट पास करते हैं। उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली रॉलेट एक्ट होता क्या है और ये इंप्लीमेंट कब हुआ था। इन 1990 पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द रॉलेट एक्ट बिकम लॉ। अब इस लॉ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1990 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास कराया, जो कि उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। जैसे ही एक्ट पास होता है तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उसके पास एनॉर्मस पावर आ जाती है, मतलब बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। इस लॉ के अंडर कोई भी व्यक्ति क्या करता पाया गया, रेवोल्यूशन एक्टिविटी पाया गया, मतलब आंदोलन करते पाया गया, तो उस व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए क्या कर देते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। तो जो ये कानून था वो इतना कठोर था कि लोग उसे क्या कहते थे, ब्लैक लॉ कहते थे। अब जो महात्मा गांधी थे वे 6 अप्रैल 1990 को अपना एक और नया सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। अब जो सत्याग्रह था वो बेसिकली नेशनल लेवल पे लॉन्च किया गया था, मतलब पूरे भारत में इस सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था। तो इस सत्याग्रह की शुरुआत होती है हड़ताल के साथ में, मतलब पूरे देश में क्या होती है, स्ट्राइक होती है। इसमें क्या होती है, सारी की सारी दुकानें लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं, और जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्राइक करते हैं, मतलब अपने काम को रोक देते हैं, और बड़ी बड़ी क्या करते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं। अब इस सत्याग्रह को देखकर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्हें लगता है कि इसको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है वो क्या करती है, लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, मतलब जितने भी लोकल लीडर रहते हैं उन सबको क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। और जो महात्मा गांधी है उनको दिल्ली जाने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब दोस्तों जो सिचुएशन थी वो सारी की सारी इस समय क्या थी, कंट्रोल में थी, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा इस समय नहीं हो रहा था। अब क्या होता है कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में सिचुएशन थोड़ी बिगड़ जाती है। अब बेसिकली क्या होता है कि एक शांतिपूर्वक जुलूस क्या होता है, निकल रहा होता है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, ओपन फायर कर देती है, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली जाती है। अब जो लोग थे वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं इंसिडेंट को देखकर, तो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग रहती है उन सबको क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं, और रेलवे होते हैं स्टेशन में भी आग लगा दी जाती है। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो शांत, तो इन सबको देखकर शांत तो थोड़ी बैठेंगे, तो वो क्या करते हैं कि पूरे अमृतसर पर क्या कर देते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं। अब मार्शल लॉ क्या होता है, मतलब जो सारी पावर होती है वो आर्मी के कंट्रोल में आ जाती है। उस समय जो आर्मी का सबसे बड़ा कमांडर था उसका नाम था जनरल डायर। अब क्या होता है कि 13 अप्रैल 1990 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या होता है, बैसाखी का मेला लगा होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मेला घूमने आते हैं। और सारे के सारे कैसे लोग रहते हैं, वो बेचारे बेकसूर लोग होते हैं, जिन्हें इस मेला के बारे में, जिन्हें ये नहीं पता था कि अमृतसर में क्या सा लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब जितने भी लोग थे वो सब कैसे थे, बेकसूर थे। तो लेकिन जो जनरल डायर था वो क्या करता है, मिलिट्री को बुलाता है, कहाँ पे, जलियांवाला बाग के अंदर, और सारे के सारे एग्जिट पोल को बंद कर देता है और ओपन फायर का ऑर्डर देता है, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोगों की लगभग क्या हो जाती है, जान चली जाती है, जिसमें ज्यादातर क्या होती हैं, महिलाएं और बच्चे रहते हैं। इसी इंसिडेंट को क्या कहा गया था, जलियांवाला बाग मैसेक्योर कहा जाता है। अब इस हत्याकांड से सारे देश में क्या हो जाता है, हड़कंप मच जाता है। अब नॉर्थ इंडिया के कई सारे एरियो में क्या होता है, दंगा होना स्टार्ट हो जाता है, और कई सारे लोग क्या हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग को आग लगा देते हैं। अब जो ब्रिटिश आर्मी थी वो भी शांत नहीं रहेगी, तो उसके अगेंस्ट में ब्रिटिश आर्मी क्या करती है, लोगों का अगेंस्ट में मारना स्टार्ट कर दी, लोगों को पीटना स्टार्ट कर देती है, और जो सिचुएशन होती है वो बस से बदतर हो जाती है, लोगों को जबरदस्ती नाक रगड़वाई जाती है। अब क्या होता है कि ये सब देखकर जो महात्मा गांधी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, और गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि देश में क्या हो, हिंसा हो। सो गांधी जी क्या करते हैं, जो उनका सत्याग्रह था, रॉलेट सत्याग्रह, उसको क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, मतलब सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। अब ये सब देखकर जो महात्मा गांधी थे वे समझ चुके थे कि इन छोटे छोटे सत्याग्रह करने से कोई फायदा होने नहीं वाला है, बल्कि एक बड़ा मूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता था, जब सारे के सारे हिंदू और सारे के सारे मुसलमान क्या हो, एक साथ आ जाएं, तभी ये क्या कर सकते थे, मास मूवमेंट निकाल सकते थे, मतलब एक बड़ा मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते थे। तो अब जो जितने हिंदू थे और मुसलमान थे उनको गांधी जी कैसे एक साथ लाते हैं, चलिए जानते हैं। अब बेसिकली क्या था कि भारत में जितने भी मुस्लिम थे वो बेसिकली किस पे काम कर रहे थे, खलीफत इशू पे काम कर रहे थे, मतलब खलीफत इशू को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये खलीफत इशू क्या होता है, तो चलिए इसको जानते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, 2 पावर थी, एक तो थी सेंट्रल पावर और दूसरी साइड थी अलाइंड पावर। अब जो सेंट्रल पावर थी वो बेसिकली क्या होती है, वर्ल्ड वार फर्स्ट हार जाती है। इसी में एक कंट्री रहती है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। अब इस एम्पायर का बेसिकली क्या होता है, किंग था जिसका नाम था किंग खलीफा।
अब किंग खलीफा बेसिकली कौन था? किंग खलीफा बेसिकली स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का, जो कि जितने भी मुसलमान थे वे इसकी काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, रिस्पेक्ट किया करते थे, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा ये क्या था, एक संत टाइप का था वहाँ का, है। तो बेसिकली जितने मुस्लिम थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट था, वो ऑटोमन एम्पायर हार गया था। अब साथ साथ ये भी अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो ब्रिटिश कंट्री है वो खलीफा के ऊपर क्या करेगी, हार्श ट्रीटी लगाने वाली है, जिससे क्या होगा कि जितने भी मुस्लिम लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड का जो लीडर था किंग खलीफा, उसके ऊपर क्या लगनी थी, हार्श ट्रीटी लगने वाली थी। सो इसके अगेंस्ट में जितने भी मुसलमान थे वो इसका सपोर्ट डिफेंड कर रहे थे इसको, और साथ साथ एक मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे, इसका नाम था खलीफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अब क्या होता है कि अब जो महात्मा गांधी थे उन्हें बहुत अच्छा मौका दिखाई दे रहा था कि सारे हिंदुओं को और सारे मुसलमानों को एक साथ यूनाइट करने के लिए। यदि हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत में मार्च 1990 को एक खलीफत कम्युनिटी फॉर्म की गई थी, कहाँ पे, बॉम्बे में बनाई गई थी, जो सपोर्ट कर रही थी, खलीफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। और इस कम्युनिटी को बेसिकली बनाया गया था दो यंग मुस्लिम लीडर के द्वारा, जो बेसिकली इन्हें कहा जाता था अली ब्रदर्स कहा जाता था। इसमें से एक भाई का नाम था जिसका नाम था शौकत अली, और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। अब जो दोनों भाई थे वे बेसिकली किससे बात करते हैं, महात्मा गांधी से बात करते हैं। किसके लिए? मास मूवमेंट के सपोर्ट के लिए। अब जो दोनों कम्युनिटी थी बेसिकली वो फाइट किसके अगेंस्ट में कर रही थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट कर रही थी। जो हिंदू थे वो बेसिकली मांग कर रहे थे स्वराज की, और जो मुस्लिम थे वो मांग कर रहे थे खलीफत इशू के लिए लड़ रहे थे। अब जो अली ब्रदर्स थे वो कहते हैं यदि हम साथ मिलकर लड़ें तो हम खलीफत इशू को भी सॉल्व कर लेंगे, और जो गांधी जी का स्वराज मिशन है उसको भी सपोर्ट मिलेगा। अब जो गांधी जी थे वह इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि गांधी जी का तो यही प्लान था। अब सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन होल्ड होता है, जहां पर भारत के सारे लीडर आए हुए होते हैं। सो महात्मा गांधी क्या करते हैं, ये सारे लीडर को कन्विंस कर लेते हैं एक ब्रॉड मूवमेंट के लिए, और जो मूवमेंट आगे चल के लॉन्च होता है उसका नाम होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी क्लास 10 की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।